Students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will study about the empirical formula and the molecular formula. ठीक है, so what is the meaning of empirical formula and molecular formula? Actually the chemical formula they are of two types. जो भी हमारे पास chemical formula होते हैं they are of two types. One is empirical formula, another is molecular formula. So let's see now what is the difference between the two. So empirical formula that represents the simplest whole number ratio of the various atoms present in a compound. ठीक है, ये नंबर कितना भी हो सकता है एटम्स का, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है जिस रेशो में एटम्स जो हैं एक प्रॉपर यू कैन से कि रेशो में सिंपलेस्ट रेशो में प्रेजेंट होते हैं एटम्स. लाइक फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज है हमारे पास C6H12O6 है. ठीक है, सो किस रेशो में C6H12O6, तो ये किस रेशो में प्रेजेंट है हमारे पास, इसकी 6:12:6, तो सिंपलेस्ट रेशो आ गई 1:2:1. ठीक है, तो कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1, ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट रेशो आ गई जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज. फाइन, सो दिस इज नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला. से एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट नंबर हमें एटम्स का नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि सिंपलेस्ट किस रेशो में एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट है किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में. ठीक, अब फॉर एग्जांपल बेंजीन, लाइक बेंजीन का है CH, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला है. लाइक हमारे पास C6H6 जो है वो बेंजीन है, तो इसकी रेशो देखें कार्बन टू हाइड्रोजन, सो दैट इज 1:1, सो मीन्स 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन. तो एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या हो गया हमारे पास CH. ठीक है, सो दिस इज द empirical formula for the benzene. So this is not telling us about the exact number of atoms which are present in a compound. This tells us only the simplest ratio in which the various elements are present or various atoms of elements are present. ठीक है, so it represents only the atomic ratio of the various elements present in its molecule. ठीक है, I hope this is clear to you what is the meaning of empirical formula. Now let's see what is the meaning of molecular formula. So it represents the exact number of डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल. ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है. जैसे अभी मैंने ऊपर आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दी, ये एग्जैक्ट नंबर है. यहाँ भी मैंने वही एग्जांपल ली हुई है C6H12O6. तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्लूकोज में कितने हैं 6, एग्जैक्ट नंबर हाइड्रोजन है 12 और एग्जैक्ट नंबर है ऑक्सीजन दैट इज 6. सो दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, वाइल CH2O दैट इज द एम्पिरिकल formula of glucose. ठीक है, same way C6H6, exact number of carbon in benzene is 6 and exact number of hydrogen that is 6. this is the molecular formula. and CH जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, सेम उसका ही एग्जांपल लिया था हमने बेंजीन का, तो CH हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, सेम वे H2O2, यहाँ एक और एग्जांपल थी, हम स्किप कर गए इसको. सो H2O2 देखो, यही एग्जांपल यहाँ से समझ लेते हैं दोनों को कंपेयर करके. सो एग्जैक्ट नंबर है हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी कितना है 2. सो इन दोनों की हाइड्रोजन is to oxygen that is 1:1. so ratio, simplest ratio क्या है 1:1. तो empirical formula for hydrogen peroxide that is OH. ठीक है, now I hope this is clear what is the difference between empirical formula and molecular formula. again I am explaining, empirical formula just tell us the ratio, simplest whole number ratio in which the various atoms are present in a molecule, and molecular formula that gives us or that tells us about the exact number of different atoms present in a molecule. Fine, so next let's see what is the relationship between the empirical and the molecular formula. ठीक है, so एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में
क्या हमारे पास रिलेशन है। अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है और हमें मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, सो दैट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। नाउ n कैन बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एनी होल नंबर कैन बी देयर। सो वैल्यू ऑफ n अब आएगी कैसे, वैल्यू ऑफ n हमें कैसे ऑब्टेन करनी है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मोलिकुलर मास एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। मोलिकुलर मास जो भी हमें गिवन होगा डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे उस n की वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आगे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा अगर हमें मोलिकुलर फार्मूला निकालना है और एम्पिरिकल भी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n एंड देन वी विल कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। सो नेक्स्ट वन मोर थिंग इज देयर, molecular mass that is related to the vapor density. Sometimes in numericals vapor density is given of a particular compound, like vapor density of a particular compound is this, and we have to calculate empirical and the molecular masses, and rest percentage compositions are also given. So in that case, sometimes in that case molar mass that directly is not given, vapor density is given, so we have to calculate the molar mass by multiplying 2 with वेपर डेंसिटी। सो दिस इज स्टैंडर्ड। सो जब भी हमें वेपर डेंसिटी दी हो, सो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। फाइन, दिस वी कैन यूज व्हेन एवर वेपर डेंसिटी इज गिवन एंड मोलर मास इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। सो वन मोर थिंग, one more easy way to calculate molecular formula is the number of atoms of an element in a compound। अभी मैं इस प्रॉपर मेथड से भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी और इस मेथड से भी कैलकुलेट करके बताऊंगी कि कैसे हम शॉर्ट में भी शॉर्ट में डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करके मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये फार्मूला हमारे पास percentage of the element that will be given in the statement over 100 into molecular mass of the compound upon एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट का आपको नंबर कैलकुलेट करना है उसी एलिमेंट का यहाँ पर हम एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला। सो बाय दिस वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट एंड देन वी कैन कंबाइन ऑल द atoms of the element with that particular number and we will get the molecular formula, ठीक है। So now let's see the numerical, how to calculate the empirical formula and the molecular formula, ठीक है। So देखो हमें स्टेटमेंट के में क्या गिवन है, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हमारे पास गिवन क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सोडियम की 43.4, कार्बन की 11.3, ऑक्सीजन की 45.3%, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला एंड मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड दैट इज गिवन, ठीक। अब हाउ टू यूटिलाइज दिस अबव इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो न्यूमेरिकल बिकम्स वेरी इजी। सो आप इसको उसमें लिख सकते हो फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो इजी, आपको इजी लगेगा, ये बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा। सो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो स्टेटमेंट में हमारे पास सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे ही सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने लिख दिया एलिमेंट्स के नीचे। सो ये गिवन है। परसेंटेजेस क्या गिवन है, सोडियम की हमारे पास 43.4, 11.3 एंड 45.3, ठीक है। दिस इज द गिवन डाटा। अब इस परसेंटेज 43.4 बाय मास परसेंट का क्या मतलब हुआ कि सोडियम हमारे पास 43.4 ग्राम्स है। अब इनको हमने ग्राम्स की फॉर्म में लिख लिया। एटॉमिक मासेस कितने हैं, सोडियम का 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। फाइन, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन
उसका एटॉमिक मास, ठीक है, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास उस एटम के प्रॉपरली नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक। सो ऐसे ही ये कार्बन का 11.3 अपॉन 12, तो ये हमारे पास हो गया 0.94 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, और ये ऑक्सीजन हो गया 45.3 अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू 2.83 नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ये हमें हमारे पास ये सारे फ्रैक्शंस में हैं, हमें इसकी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, उससे हम सबको सारी फिगर्स को उसी से ही डिवाइड करेंगे टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सो ये हमारे पास आ गया 1.89 डिवाइडेड बाय 0.94, again this is divided by 0.94, again 2.83 divided by 0.94, that is 3. so ये steps आपको हर उसमें न्यूमेरिकल में कैलकुलेट लिखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कैलकुलेट, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होगा, ठीक है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ गई, 2, 1 एंड 3। अब इसका मतलब क्या है, सोडियम की सिंपलेस्ट रेशो 2, यानी कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए रेशो आ गई, ठीक है। और कार्बन के कितना एलिमेंट है, 1, तो हमने सोडियम के 2 लिखा, कार्बन 1 लिखा और ऑक्सीजन का 3 लिखा, तो ये हमारे पास बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। इज इट क्लियर? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो रेशो हमारे पास यहाँ आएगी वो रेशो हमें इन एटम्स की रेशो के बारे में बताएगी, और उसी के अकॉर्डिंग, इसी रेशो के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ यही नंबर हम एटम्स का लिखेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड दैट इज Na2CO3। अब हम यहाँ पर कहाँ से पहुँचे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पहुँचे एम्पिरिकल फार्मूला तक, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब सबसे पहला अब मॉलिक्यूलर दिस एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे इसका, ठीक है। जैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेंगे। सो दैट विल बी 2 × 23 + 12 इस कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन 3 नंबर एटम्स हैं और 16, ठीक है, 16 उसका एटॉमिक मास है, तो ये हमारे पास आ गया 106। अब स्टेटमेंट में हमें मोलर मास कंपाउंड का ऑलरेडी गिवन है 106 ग्राम। सो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला का भी जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमारे पास 106 ग्राम आया। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा एन कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब पीछे भी हमने फार्मूला किया है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एन इंटू नॉट मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला बताया अभी मैंने, मोलर मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल मास से। सो मोलर मास ये हमारे पास गिवन है 106, और 106 एम्पिरिकल मास ये हमने कैलकुलेट किया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इस एन की वैल्यू 1 को हम फार्मूला में पुट करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, तो 1 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, सो दिस विल बी Na2CO3, ठीक है। सो जिस भी कंपाउंड के लिए एन की वैल्यू 1 आएगी ना, उसका हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। सो इन दिस द मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम। सो दैट्स ऑल विद दिस न्यूमेरिकल। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज़ क्लियर टू यू। यही सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हमें मोलिकुलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल देखो, ये भी बहुत सिंपल है, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। अभी मैं समझा देती हूँ, बट एक बार आप खुद से भी करके देखना ये न्यूमेरिकल्स। मोथ बॉल्स कंटेन 93.71% कार्बन और 6.29% हाइड्रोजन। अब मेनली देखा जाए तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो है 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, और मोलर मास गिवन है हमें, ठीक है। सो ऐसे ही सेम स्टेप जो पीछे न्यूमेरिकल में किए, सारे सेम स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। परसेंटेजेस, पहले एलिमेंट्स लिख लिए, फिर उनकी परसेंटेजेस लिख लिए। अब जो परसेंटेजेस हैं उनको आप ग्राम्स में लिख सकते हो, सेम ही रहेगी फिगर हमारे पास। सो एटॉमिक मासेस लिख लिए, देन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए उसके गिवन वेट से हमने उसके एटॉमिक
मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और फिर से हमें सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है, तो जो स्मॉलेस्ट होगा ना रेशोज़ में, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जब हम निकाल लेंगे तो जो स्मॉलेस्ट फिगर आएगी उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 1.24 और ये आ गया 1, ठीक है। सो कार्बन इज़ 1.24। अब देखो, अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में हमें हमेशा ही चेंज करना पड़ता है अगर यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो। अब जैसे पीछे न्यूमेरिकल में यहाँ होल नंबर ही था तो हमें आगे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें है 1.24, ठीक है। अब 1.24 एटम्स तो हो नहीं सकते ना किसी भी कंपाउंड में, सो हम इसको एज सच स्किप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जिससे हमारे पास ये होल नंबर बन जाए। फिर हमें ऐसा जब भी करना होता है तो जिस फिगर से हम जिस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रैक्शनल फिगर को, उसी से ही हमें सारी फिगर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1.24 है तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनिमम 4 से, तो ये हमारे पास होल नंबर 5 आ जाएगा। अब सिर्फ इसको ही नहीं मल्टीप्लाई करना है, अब हमें सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे ये होल नंबर है तब भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सो 1 × 4 दैट इज़ 4। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास कार्बन कितने आ गए 5 और हाइड्रोजन कितने आ गए 4। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। ये यहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप ये देखो C5 और H4, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 64 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक। और गिवन मोलर मास है हमारे पास 128। अगेन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास n कैलकुलेट करने का, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मोलर मास डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मास दैट इज़ 2। सो इन दिस न्यूमेरिकल n की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। सो अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए n को हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये जो 5 है दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2। सो हमारे पास C जो है वो 10 आ गए और H जो है 4 2 8, ये C10H8 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल अगेन। सो इन दिस वे वी कैलकुलेटेड एम्पिरिकल फार्मूला एंड molecular formula from the given percentages, given परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने न्यूमेरिकल किया है एक प्रॉपर मेथड लगा करके। एक मैंने फार्मूला अभी आपको बताया है कि जिसमें हम डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम, एक फार्मूला में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, अभी इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, दैट इज़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट अपॉन 100 इंटू मोलर मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो सेम न्यूमेरिकल को हम वही फार्मूला यूज़ करके लेट्स सी कि क्या वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता है दोनों मेथड से या डिफ़र करता है, ठीक है। अब देखो हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन डायरेक्ट निकालेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के, ठीक है। इसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह n निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाया, परसेंटेज ऑफ कार्बन ये तो गिवन है हमें 100 फार्मूला में है, मोलर मास ये गिवन है और एटॉमिक मास हमें कार्बन का पता है, तो हमने डायरेक्ट लगा लिया 93.71 अपॉन 100 इंटू 128 अपॉन 12। देखो हमारे पास डायरेक्ट आ गया कार्बन का नंबर कितना है 10, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की परसेंटेज जो भी गिवन है दैट इज 6.29 और 100 इंटू 128 मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, सॉरी मोलिकुलर मास गिवन है ही स्टेटमेंट में अपॉन 1, ठीक है। और डायरेक्ट आ गया 8। सो डायरेक्ट हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला बन गया, कार्बन का कितना नंबर आया 10, तो हमने C10 लिख दिया, और हाइड्रोजन कितना आया 8। तो ये दिस इज़ द शॉर्ट एंड फार्मूला, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली परसेंटेज कॉम्पोजिशन से डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो, फिर सबको हम क्लब करके एक मोलिकुलर फार्मूला बना देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस न्यूमेरिकल। जो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, एक और है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने इसमें इस न्यूमेरिकल को भी कवर किया है कि देखो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशंस गिवन है हमारे पास, तो उससे हम और क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पिछले तीनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि देखो हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ M and N एनी हमने अज्यूम
किए हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट के में गिवन है, पर्टिकुलर नेम्स गिवन नहीं है एलिमेंट्स के। सो सी द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स m and n and it has 70% m और 30% n। परसेंटेजेस गिवन है m की 70% और n की हमें गिवन है 30%। सो देयर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, अब हमें ये डायरेक्ट दिया है, जो पीछे अभी न्यूमेरिकल्स में हम कैलकुलेट करते थे ना रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, अब इसमें डायरेक्टली गिवन है वो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, दे आर 1.25 एंड 1.88। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक मासेस m एंड n के और मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो 70% ऑफ m मीन्स 70 ग्राम ऑफ m, ये हमें पता ही है, बहुत बार मैंने बताया है ये। 70% बाय मास का मतलब कितना हो गया, 30% n का मतलब बाय मास, दिस इज 30 ग्राम्स ऑफ n। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ m कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इस टाइम हमें मोलर रेशो गिवन है, सो मोलर रेशो ये गिवन है। ठीक है, मोलर रेशो मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, मोलर रेशो तो हम रिलेटिव में ले लेते हैं कि पूरे उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के क्या रेशो है। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो मोलिकुलर मास उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें पूछा है इसमें m का। तो ये हमारे पास आ गया 56 ग्राम्स। ठीक है, सेम फार्मूला यूज़ करके हमने n का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 30 ग्राम्स n गिवन है, एटॉमिक मास है, और इसकी रेशो जो है दिस नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1.88। तो 30 अपॉन एटॉमिक मास ये हमने कैलकुलेट किया, 16 इज़ द एटॉमिक मास, यानी कि m जो है एलिमेंट उसका 56 एटॉमिक मास है और जो n है वो 16 ग्राम्स। अब ये दोनों हमारे पास आ गए। फर्स्ट टास्क जो है, जो रिक्वायरमेंट थी एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने की, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ़ मोलर मास इज 160 ग्राम्स। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलिकुलर फार्मूला। अगेन हम वही अपना मेथड लगाएं, जैसे एलिमेंट m है, n है। अब यहाँ हमें डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हमें डायरेक्ट दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स रिलेटिव जब सारे एक साथ लिखते हैं तो एक दूसरे के कंपैरिजन में हम उसको बोल देते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ n, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ n। ठीक है, अब हम सिंपल रेशो आ गई हमारे पास, ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब उसकी सिंपल रेशो निकालने के लिए हमने जो स्मॉलेस्ट था उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज़ 1.5। अब अगेन देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है 1.5। अब हम ना तो इसको अपने आप से 2 बना सकते हैं और ना ही इसको हम स्किप करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक रेशोज़। तो हमने इसको सिंपल होल नंबर रेशो कैसे बना सकते हैं। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट्स जिससे मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 3। तो सेम वे अगर इसको 2 से किया तो ऊपर भी हमें करना ही पड़ेगा 2। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, M2N3। ठीक, अब क्योंकि हमने एटॉमिक मासेस यहाँ पहले कैलकुलेट किए हैं और एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एटॉमिक मासेस तो चाहिए ही चाहिए। तो ये हमने जो कैलकुलेट किया था 56, जो अब हम यहाँ यूज़ करेंगे, और ये इसका n का जो कैलकुलेट किया था 16, तो हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास, दैट इज़ 160 ग्राम्स। अब नेक्स्ट टास्क है n निकालना, वो सेम वे से निकालेंगे। n मोलिकुलर मास गिवन है और n निकालने के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो ये हमारे पास फिर से 1 आ गई। तो जब 1 आती है तो मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दे आर सेम। तो फिर भी हमने ये स्टेप लिखा है, 1 से मल्टीप्लाई करके शो किया है, सो दिस इज सेम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, molecular formula, and how to calculate empirical and the molecular formula. So in the next video we'll continue with the next topic of the chapter.